सो हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू वंस अगेन इन मेड विद विजय। जैसा कि मैंने पहले 5 लेक्चर आपको ऑलरेडी कवर करा रखा है। अगर आप लोगों ने टोटल 5 लेक्चर्स को, जो कि ऑप्स और गायनी में जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, अगर आपने नहीं देखा है सो प्लीज़ गो बैक ऑन द प्लेलिस्ट। सबसे पहले टोटल 5 लेक्चर्स को आप लोग देख के आइए, तब जाके आप लेक्चर नंबर 6 में आके इनरोल कीजिए। सो आई होप सो हमारे सारे बच्चे जितने भी हैं जो इस कंटेंट को देख रहे हैं अच्छे तरीके से, जो भी इंस्ट्रूमेंट को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, होप सो मैं आशा करता हूं कि आप लोग टोटल 5 लेक्चर्स को देख के यहाँ पे आए होंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू इंस्ट्रूमेंट। और उससे पहले, इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे एंड दैट इज कॉल्ड इवैक्यूएशंस। इवैक्यूएशंस प्रोसेस क्या है, पहले उस प्रोसेस को हम समझेंगे, देन आफ्टर हम फर्दर इंस्ट्रूमेंट के बारे में आगे पढ़ते चले जाएंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में, लेक्चर नंबर 5 में मैंने हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी के बारे में आपको अच्छे तरीके से बता दिया था। हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी एक ऐसा प्रोसीजर था जिसमें हम यूट्रस, सर्विक्स से होते हुए यूट्रस में डालते थे डाई, ताकि हम ब्लॉकेज पता कर सकते थे कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है, कहीं ब्लॉकेज होने के कारण से एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं हो गया, कहीं ब्लॉकेज होने के कारण से कोई फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है। तो ये सारे केसेस को चेक करने के लिए हम लोगों ने हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी को समझा था अच्छे तरीके से। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू कॉन्सेप्ट। और टुडे जो हमारा आज का लेक्चर्स होगा, लेक्चर नंबर 6, वो बेसिकली हम लोग बात करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इवैक्यूएशन प्रोसेस। इवैक्यूएशन प्रोसेस करने के लिए अलग अलग टेक्निक आते हैं, अलग अलग सिरिंज आते हैं, अलग अलग मैनुअल तरीके आते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, एक वैक्यूम क्रिएट करते हैं यूट्रस के चारों तरफ, जिसमें यूट्रस में अगर कोई कंटेंट रह गया हो आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी, और आफ्टर द मिसकैरेज ऑफ द बेबी, और आफ्टर द अनवांटेड प्रेगनेंसी, अगर कुछ अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स या अनवांटेड सबस्टांसेस जो यूट्रस के अंदर रह गई हो, उसको हम क्या करते हैं, वैक्यूम क्रिएट करा के सक आउट करा लेते हैं और उसको बाहर निकाल देते हैं। दैट इज कॉल्ड इवैक्यूएशंस। आप लोग जनरली हाउस होल्ड में क्लीनर तो यूज किए ही होंगे, जो आप डस्ट को देखते होंगे ना, वैक्यूम से अंदर की ओर सक कर लेते हैं। तो इवैक्यूएशन का एज इट इज वही काम है। इवैक्यूएशंस का बस वर्क इतना ही ज़्यादा है कि यूट्रस कैविटी के अंदर में कोई बेबी का मिसकैरेज का चांसेस हो, या कोई ऑर्गन्स रह गया हो, फीमेल चाहती है कि मैं बच्चे को आगे फॉरवर्ड नहीं लेके जाऊं, हो सकता है उसका जो है ऑर्गेनोजेनेसिस ठीक से नहीं हुआ होगा उस बेबी का, हो सकता है बेबी का फर्दर डेवलपमेंट अच्छे तरीके से नहीं हुआ होगा। वो फीमेल चाहती है कि मैं उस बच्चे का एमटीपी करा के उस बच्चे को बाहर निकलवा लूँ, दैट इज कॉल्ड अ मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी। तो उसको हम लोग इवैक्यूएशंस के तरीके से भी बाहर निकाल सकते हैं। जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज हो, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज हो, या कोई भी ऐसे ऑर्गन जो छूट गए हो वो यूट्रस में, उसको हम इवैक्यूएशन प्रोसेस के थ्रू बाहर निकालते हैं। तो आइए आज हम लोग इवैक्यूएशंस को अच्छे तरीके से डिटेल से स्टडी करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ अ इवैक्यूएशन। ओके, तो यहां पे आप देखिए क्या लिखा है, इवैक्यूएशन इज अ मेडिकल कंटेंट्स जनरली रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द कंटेंट्स ऑफ अ बॉडी कैविटी। देखो आप देख सकते हो, बॉडी कैविटी का जो भी कंटेंट्स यूट्रस में रह गया उसको रिमूव आउट करने के लिए प्रोसीजर का यूज करते हैं। This term is often used in the context of uterine evacuation। किसके लिए यूज करते हैं ज़्यादातर, यूट्राइन इवैक्यूएशन के लिए, मतलब कि यूट्रस में अगर कुछ रिसिड्यूअल चीज़ें रह गई हो उसको बाहर निकालने के लिए। देखो थोड़ा सा ऊपर रीड करने में मुझे प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि जो ट्यूब लाइट है ना डायरेक्ट उस पर रिफ्लेक्ट करती है, जिसके कारण से प्रॉपरली नहीं दिख पाता, तो थोड़ा सा मैनेज करना है इसको। ओके, आगे यूट्राइन इवैक्यूएशंस विच इन्वॉल्व्स द रिमूविंग ऑफ, यहां देखो लिखा हुआ है ना, विच इन्वॉल्व्स द रिमूविंग ऑफ यूट्राइन कंटेंट्स, जो यूट्रस के अंदर में जो कंटेंट्स है उसको बाहर निकालने में मदद करता है विद द हेल्प ऑफ इवैक्यूएशंस। हियर आर सम कॉमन टाइप ऑफ यूट्राइन इवैक्यूएशन। कुछ कॉमन टाइप के यूट्राइन इवैक्यूएशन प्रोसीजर है, वो कौन कौन से हैं मैं आपको अभी बता रहा हूं। सबसे पहला है मैनुअल इवैक्यूएशन। मैनुअल इवैक्यूएशन का मतलब हो गया एस्पिरेशन, MVA।
दैट इज कॉल्ड अ मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन। वैक्यूम क्रिएट करेंगे सिरिंज के थ्रू। कैसे? प्रोसीजर देखिए, अ हैंड हेल्ड सिरिंज, अ हैंड हेल्ड सिरिंज यहां पे यूज होंगे। सिरिंज इज यूज टू क्रिएट अ वैक्यूम दैट एस्पिरेट्स एंड सक आउट द कंटेंट्स ऑफ द यूट्रस। तो आप देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ सिरिंज क्या किया हम लोगों ने कि वैक्यूम क्रिएट कराया यूट्रस में, और जैसे ही वैक्यूम क्रिएट हुआ यूट्रस में तो जो यूट्रस के अंदर में जो भी एबनॉर्मल बॉडी पार्ट्स होंगे या टिश्यू होंगे वो सक आउट होके बाहर की ओर निकल जाएंगे। मैं अभी थोड़ी देर में आपको इसका फिगर भी दिखाऊंगा, आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से क्रिस्टल क्लियर फिर हो जाएगा। ठीक है, इंडिकेशंस क्या है इसका? इंडिकेशंस है इसका अर्ली प्रेगनेंसी टर्मिनेशन। अगर मुझे किसी का अर्ली प्रेगनेंसी टर्मिनेट करना हो, इनकम्प्लीट मिसकैरेज हो गया हो, और रिटेन्ड प्रोडक्ट्स ऑफ कॉन्सेप्शन आफ्टर द मिसकैरेज, मिसकैरेज के बाद भी कुछ कंटेंट यूट्रस में रह गए हों, एबनॉर्मल प्रेगनेंसीज हो गए हों, तो उसको रिमूव आउट करने के लिए मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन सिरिंज का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट, ये तो हमारा एक हो गया मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दूसरा, डायलेशन एंड क्यूरिटाज। समझिए क्या है डायलेशन, मतलब डायलेट करना, क्यूरिटाज का मतलब आपको शॉर्ट में आप इसको बोल सकते हैं डी एंड सी प्रोसीजर। तो डायलेशन एंड क्यूरिटाइज के लिए क्या होता है, प्रोसीजर में देखिए क्या लिखा है, द सर्विक्स इज डायलेटेड widened and a surgical instruments called a curettage is used to scrape the lining of the uterus। तो क्या होगा कि जब हम सर्विक्स के इंटरनल ऑस को डायलेट करेंगे तभी हम यूट्रस के अंदर पहुंच पाएंगे, तभी हम यूट्रस के टिश्यू को खुरेज के बाहर निकाल पाएंगे। दैट इज कॉल्ड अ क्यूरिटाज। समझ रहे हो? इंडिकेशंस क्या बोल रहा है, हैवी ब्लीडिंग, इनकम्प्लीट मिसकैरेज, यूट्राइन पॉलिप्स और एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। ये सब केस में आपको एक बार प्रोसीजर को देख लेना है। एक मिनट रुक जाओ, इसको पहले मिटा देता हूं ताकि प्रॉपर तरीके से आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इंडिकेशन हो गया, सेकेंड भी हो गया। थर्ड, डायलेशन एंड इवैक्यूएशन, इसको हम शॉर्ट में डी एंड ई बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डी एंड ई प्रोसीजर। इसको क्या बोले थे? डी एंड सी प्रोसीजर। तो ये क्या है, सब टाइप्स ऑफ यूट्राइन इवैक्यूएशन है। एक तो मैनुअली वैक्यूम एस्पिरेशन से हो गया, दूसरा है डायलेशन एंड क्यूरिटाज, तीसरा हमारा डायलेशन एंड इवैक्यूएशन में क्या बोल रहा है प्रोसीजर में, द सर्विक्स इज डायलेटेड एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ वैक्यूम एस्पिरेशन फोर्सेप and the curettage is used to remove the uterine contents। तो जो यूट्रस के अंदर कंटेंट होंगे उसको हम क्या करेंगे, तो पहले सर्विक्स को डायलेट करेंगे और साथ में वैक्यूम के साथ एज वेल एज इंस्ट्रूमेंट भी इंसर्ट करेंगे। एक वैक्यूम से हम लोग खींचेंगे बाहर की तरफ, एज वेल एज इंस्ट्रूमेंट भी डालेंगे कि कोई पार्ट्स वैक्यूम से अगर ना निकले तो विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हम उसको बाहर की ओर खींच सके। तो क्या लिखा है, कॉम्बिनेशन ऑफ वैक्यूम एस्पिरेशन कॉमा forceps and the curettage is used to remove the uterine contents। इंडिकेशन इसका याद रखना, सेकेंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी टर्मिनेशन। जब कहीं भी सेकेंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन करना हो तो ये वाला प्रोसीजर हम करेंगे। कौन सा? डायलेशन एंड इवैक्यूएशन। सेकेंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी कहने का मतलब ये हुआ कि जब कोई फीमेल सेकेंड ट्राइमेस्टर में है, यानी कि 12 वीक प्रेगनेंसी से लेके 24 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब कोई फीमेल 12 वीक से लेके 24 वीक के बीच में हो, दैट इज कॉल्ड अ सेकेंड ट्राइमेस्टर। ठीक है, तो जब कोई फीमेल सेकेंड ट्राइमेस्टर में होती है, याद रखना फीमेल में 12 वीक से स्टार्ट हो जाता है बच्चों का ऑर्गन बनना।
मतलब कोई अगर बेबी माँ के गर्भ में है तो 12 वीक में सारा ऑर्गेनोजेनेसिस कंप्लीट हो जाता है एक बच्चे का। तो ज़रा सोचो कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में जब वो बेबी होगा तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स तो उसके बन चुके होंगे, तो वैसे बेबी को इवैक्यूएशन करके बाहर निकालने में थोड़ा मुश्किल होगा। तो जो उसको एस्पिरेशन करके बाहर निकालना होगा तो हम साथ साथ क्या करेंगे, फॉर्सेप का भी यूज़ करेंगे, वैक्यूम एस्पिरेशन मेथड का भी यूज़ करेंगे एंड क्यूरिटाज मेथड का भी यूज़ करेंगे। इतनी सारी प्रोसीजर का यूज़ करेंगे। तो कौन सा हमें मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, डायलेशन एंड इवैक्यूएशन। डायलेशन एंड इवैक्यूएशन प्रोसीजर किसके लिए होता है, तो किसके लिए होगा हमारा, सेकेंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी के लिए, है ना। किसके लिए, सेकेंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी के लिए होगा ये। ठीक है, बात समझ में आ गया। नेक्स्ट है 4th नंबर हमारा, टोटल 3 देख लिया। फर्स्ट देखा हम लोगों ने मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन, सबसे सिंपल वाला। दूसरा है डायलेशन एंड क्यूरिटाज। तीसरा है डायलेशन एंड इवैक्यूएशन एंड चौथा है मेडिकल इवैक्यूएशन। ये क्या होता है, प्रोसीजर देखिए। मेडिकेशंस सच एज मीजोप्रोस्टोल और मिफीप्रिस्टोन, ये 2 दवाई देते हैं हम फीमेल को ताकि जो यूट्रस में एबनॉर्मल प्रेगनेंसीज रह गए हों, जो हम चाहते हैं कि उसको कंसीव नहीं करना चाहते, हम उसको निकालना चाहते हैं, तो उस केस में ये मेडिकल इवैक्यूएशन प्रोसीजर अपनाते हैं। एंड 2 मेडिकेशन जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है, दैट इज कॉल्ड मीजोप्रोस्टोल एंड मिफीप्रोस्टोल्स आर यूज्ड टू इंड्यूस कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेल द यूट्राइन कंटेंट। तो यूट्रस के अंदर जो कंटेंट होगा उसको कॉन्ट्रैक्शन करके बाहर की ओर निकाल दिया जाएगा। इंडिकेशन क्या है, अर्ली प्रेगनेंसी टर्मिनेशन और मिसकैरेज और मैनेजमेंट। तो जो अर्ली प्रेगनेंसी है उसको हम लोग अगर निकालना चाहते हैं तो दैट इज कॉल्ड इसके लिए। तो आप देख सकते हो कि टाइप्स ऑफ इतनी सारे, जो टोटल 4 तरीके का मैंने बताया वो क्या है, इवैक्यूएशन प्रोसीजर है। यहाँ तक बात समझ में आ गया आपको। होप्स आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। और अगर आप लोगों को समझ आ रहा है तो प्लीज़ मेक अ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ट्राई टू फॉरवर्ड। आगे की तरफ इसको अगर आप बढ़ाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा मैं साइड हो जाता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एक बार ताकि साफ हो जाए और अच्छे से दिख जाए। ठीक है, तो ये 4 आपको मैंने बता दिया। टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रोसीजर ओवरव्यू, करते कैसे हैं इवैक्यूएशंस। तो पहला, प्री प्रोसीजर प्रिपरेशन, मतलब कि प्रोसीजर करने से पहले, थोड़ा जूम कर देता हूं। ओके, अभी आपको दिख रहा होगा। मैं साइड हो जाता हूं, पहले स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, समझाता हूं मैं। प्री प्रोसीजर प्रिपरेशन में क्या कर रहा है, पहला मेडिकल हिस्ट्री रिव्यू एंड फिजिकल एग्जामिनेशन उसका करेंगे हम लोग। दूसरा, अल्ट्रासाउंड कराएंगे, अल्ट्रासाउंड टू एसेस द यूट्राइन कंटेंट्स। अल्ट्रासाउंड करके हम चेक करेंगे कि यूट्रस में उसका कितना ज़्यादा कंटेंट है या नहीं भी है। तीसरा, डिस्कशन ऑफ द एनेस्थीसिया ऑप्शंस, लोकल एनेस्थीसिया या सेडेशंस या फिर जनरल एनेस्थीसिया प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट, प्री प्रोसीजर मेडिकेशंस, अगर प्रोसीजर कर रहे हैं उसके पहले का, मे बी गिवन टू सॉफ्टन द सर्विक्स। ठीक है, तो ये जो प्री प्रोसीजर मेडिकेशंस इसलिए देंगे ताकि जो सर्विक्स है थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। तो जब सॉफ्ट होगा तब तो सर्विक्स डायलेट हो पाएगा ना, तो जब डायलेट होगा तब तो फिर हम किसी कंटेंट को बाहर आराम से निकाल पाएंगे। नेक्स्ट, सेकंड है ड्यूरिंग द प्रोसीजर हम क्या क्या करेंगे। पोजिशनिंग, पहले द पेशेंट इज पोजिशन सिमिलरली टू द पेल्विक एग्जामिनेशन। जब किसी एक फीमेल का पेल्विक एग्जामिनेशन करते हैं तो जिस वक्त जो पोजीशन होता है वही पोजीशन इसमें रखेंगे, यानी कि लिथोटमी पोजीशन इज द बेस्ट पोजीशन। सेकेंड, सर्वाइकल डायलेशन कराएंगे। द सर्विक्स इज ग्रेजुअली डायलेटेड यूजिंग मेडिकेशंस और मैकेनिकल डायलेशन, या तो मेडिकेशंस की हेल्प से या तो खुद अपने हाथों से डायलेट करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ, याद करो, हेगार्स डायलेटर। इवैक्यूएशन प्रोसीजर करेंगे। डिपेंडिंग ऑन द मेथड द कंटेंट्स ऑफ द यूट्रस आर रिमूव्ड यूजिंग सक्शन, क्यूरिटाज और अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ मेथड। ये मैंने सारा बता दिया, दैट इज कॉल्ड। नेक्स्ट है हमारा पोस्ट प्रोसीजर केयर।
प्रोसीजर अगर हो गया तो उसके बाद आप केयरिंग कैसे करोगे, उसका प्रोसेस देखो। मॉनिटरिंग फॉर अ फ्यू आवर्स इन द रिकवरी एरिया, पेन मैनेजमेंट विथ मेडिकेशंस, पेन का मैनेजमेंट करेंगे, इंस्ट्रक्शन ऑन अ रेस्ट, अवॉइडिंग एट्रीनोयस एक्टिविटी, मतलब कि ज़्यादा वाइग्रस एक्टिविटी उसको नहीं करने देंगे, मतलब इधर उधर चलना या फिर कुछ हैवी वर्क करना, ये सब उसके लिए हम अवॉइड करवाएंगे, ठीक है। एंड अब्सटेनिंग फ्रॉम सेक्सुअल इंटरकोर्स फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, और क्या करेंगे हम उसको ये इनरोल करेंगे और या उसको मना करेंगे कि आप सेक्सुअल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट इस दौरान ना करें प्रोसीजर के बाद, ठीक है। तो ये सारे प्रोसीजर है। नेक्स्ट रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे, थोड़ा और ऊपर कर देता हूं मैं, आई थिंक सो ये क्लियर है। तो नेक्स्ट इज रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशंस। क्या रिस्क है, कॉम्प्लिकेशन, इन्फेक्शंस का रिस्क है, सिंपल सी बात है। एंटीबायोटिक्स में भी प्रिस्क्राइब्ड टू बी प्रिवेंट इन्फेक्शंस, जाहिर सी बात है फॉरेन बॉडी उसके अंदर में इंसर्ट कर रहे हैं तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शंस है, तो इन्फेक्शंस की चांसेस ना हो हम क्या करेंगे, एंटीबायोटिक्स पहले से प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। हैवी ब्लीडिंग होने की संभावना है उसको, उस फीमेल को, सम ब्लीडिंग इज द नॉर्मल बट हैवी ब्लीडिंग में रिक्वायर्स मेडिकल अटेंशन, अगर हद से ज़्यादा ब्लीडिंग होने लग जाएगी तो हम क्या करेंगे, उसको मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे ताकि उसकी जो हैवी ब्लीडिंग हो रही है वो रुक जाए, क्योंकि ये प्रोसीजर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट यूट्राइन परफोरेशन, ये प्रोसीजर करते वक्त यूट्रस में परफोरेशन होने के भी चांसेस है, यूट्रस में छेद होने की भी चांसेस है, ठीक है। तो रेयर बट सीरियस कॉम्प्लिकेशन वेयर द यूट्राइन वॉल इज पियर्स्ड, यूट्राइन वॉल क्या होते हैं, यूट्राइन वॉल में छेद हो सकते हैं। नेक्स्ट है एस्करमैन सिंड्रोम्स। एस्करमैन सिंड्रोम्स का मतलब क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ अ स्कार टिश्यू विद इन द यूट्रस मोर कॉमन आफ्टर डीएनसी, मतलब कि डायलेशन एंड क्यूरिटाज करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होती है कि यूट्रस में एक एक्स्ट्रा एबनॉर्मल मास बन जाते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, यूट्रस आपस में चिपकने की कोशिश करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एस्करमैन्स सिंड्रोम्स। लिखा है फॉर्मेशन ऑफ अ स्कार टिश्यू, और जब वो स्कार टिश्यू बनते हैं ना तो ऐसा लगता है कि यूट्रस पहले से छोटी हो गई है, एबनॉर्मल शेप एंड साइज की बनने लग जाती है, ठीक है। इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स उसमें आने लग जाते हैं, जैसे कि इमोशनल सपोर्ट एंड कंसल्टिंग में भी बेनिफिशियल। तो ये सारे आपका मैंने आपको बताया कि प्रोसीजर करेंगे कैसे, और प्रोसीजर अगर होगा तो उसको हम लोग मैनेजमेंट करेंगे कैसे। तो ये इवैक्यूएशंस के मैंने कुछ थ्योरी पार्ट्स आपको मैंने डिस्कस किए, थोड़े से कुछ पॉइंट्स और हैं इसके, लेट्स हैव अ डिस्कस। इंडिकेशन ऑफ यूट्राइन इवैक्यूएशंस, क्या बोल रहा है, पहला है इनकम्प्लीट मिसकैरेज। अगर किसी का इनकम्प्लीट मिसकैरेज है तो क्या करेंगे, उस वक्त हम इवैक्यूएशन करेंगे। रिमूवल ऑफ रिटेन प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन, तो जो कंसेप्शंस का प्रोडक्ट यूट्रस में रह गया उसका रिमूव आउट कराएंगे। नेक्स्ट है एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग टू डायग्नोस एंड ट्रीट द कॉज ऑफ द ब्लीडिंग। हो सकता है कि जब बच्चा बाहर डिलीवरी हुआ है उस वक्त बच्चे का प्लेसेंटा अंदर रह गया हो, और आपको ये पता है कि जब किसी एक बच्चे का प्लेसेंटा माँ की यूट्रस के अंदर में रह जाता है तो यूट्रस वाइग्रसली कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं। जब तक प्लेसेंटा माँ के यूट्रस में रहेगा तब तक यूट्रस वाइग्रसली तेजी से कॉन्ट्रैक्शन करता है, जिसके कारण से हैवी ब्लीडिंग होने की चांसेस है, एंड दैट इज कॉल्ड अ पोस्टपार्टम हेमोरेज, पीपीएच उसको बोलते हैं। तो हो सकता है कि सम अमाउंट ऑफ प्लेसेंटा आर लेफ्ट बिहाइंड इन द यूट्रस, तो उसको भी तो रिमूव आउट करना पड़ेगा ना। नेक्स्ट मोलर प्रेगनेंसी। मोलर प्रेगनेंसी में क्या होता है कि रिमूवल ऑफ एबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ इन द यूट्रस, इफेक्टिव टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बेस्ड ऑन द पेशेंट चॉइस और द मेडिकल नेसेसरी। तो जैसा पेशेंट को रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से वो मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी करवाएगा, इवैक्यूएशन प्रोसीजर हो या फिर कोई और प्रोसीजर हो जिसमें वो कंफर्टेबल होंगी। तो आई होप सो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, वाइवा क्वेश्चन, जो कि आपको पूछा जा सकता है। देखो मैं आपको जो लेक्चर्स पढ़ा रहा हूं, इंस्ट्रूमेंट तो डिस्कस कर ही रहा हूं मैं आप लोगों के साथ साथ,
आप देख सकते हैं कि थ्योरी पार्ट भी आपसे डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ, और साथ साथ में कुछ वाइवा क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं, उसको भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो इस एफर्ट के लिए 1 लाइक तो ज़रूर बनता है। स्टार्ट करते हैं कुछ वाइवा क्वेश्चंस, ठीक है। हाँ, क्या कह रहा है कि मैक्सिमम डायलेशन विच कैन बी डन इन, किस में कर सकते हैं हम लोग? नॉन प्रेग्नेंट फीमेल, प्राइमरी ग्रेविडा, मल्टी ग्रेविडा। तो अब मेरी बात समझिएगा, डायलेशन जो है मैक्सिमम, मतलब कि सर्विक्स का जो डायलेशन करा रहे हैं ना, सबसे ज़्यादा किस में करा सकते हैं? पहला है हमारा ऑप्शन नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में। तो नॉन फीमेल प्रेग्नेंट में भाई यूजुअली 10 to 12 मैक्सिमम डायलेट कर सकता है सेंटीमीटर। जो उसका इंटरनल लॉस है सर्विक्स का, वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 सेंटीमीटर ही डायलेट कर सकता है। किस में? नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स में। दूसरा, प्राइमरी ग्रेविडा, मतलब कि जो एक बच्चे दे चुकी है फीमेल, उसको प्राइमरी ग्रेविडा कहते हैं। जो एक बच्चे को दे चुकी है, उसका जो है मैक्सिमम डायलेट करोगे तो 12 से 14 सेंटीमीटर डायलेट करेगा, यानी कि नॉन प्रेग्नेंट फीमेल से ज़्यादा करेगा। लेकिन मल्टी ग्रेविडा में देखो, जो 2 से ज़्यादा बच्चे दे चुकी हो फीमेल, उसको मल्टी ग्रेविडा कहते हैं। जो फीमेल 2 से ज़्यादा बच्चे दे चुकी हो, दैट इज कॉल्ड मल्टी ग्रेविडा। उसका देखो डायलेशन कितना हो रहा है, 16 सेंटीमीटर के पास। तो आप देख सकते हो मैक्सिमम डायलेशन विच कैन बी डन इन, किस में हो सकता है? मल्टी ग्रेविडा में हो सकता है। लगभग 16 सेंटीमीटर तक इंटरनल ऑस डायलेट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एनेस्थीसिया शुड बी गिवन। अगर एनेस्थीसिया देना होगा तो कौन सा एनेस्थीसिया देंगे? तो याद रखना, पैरा सर्वाइकल ब्लॉक डन इन 2 and 10 o'clock पोजिशन और 4 and 8 o'clock पोजिशन। अवॉइड 3 and 9 o'clock पोजिशन एज डिस्क्राइब, सर्वाइकल आर्टरीज आर प्रेजेंट एट दैट प्लेस। क्या होता है समझिए, पैरा सर्वाइकल ब्लॉक का मतलब क्या होता है वो समझा रहा हूँ, समझिएगा। ये सपोज कर ली सर्विक्स है हमारा, ये सर्विक्स का 2 o'clock, ये 4 o'clock, ये 8 o'clock, ये 10 o'clock। यहाँ पे आपके होंगे क्या? 9 o'clock होंगे। यहाँ पे आपके, सॉरी वहाँ 9 नहीं, वहाँ पे 3, यहाँ पे आपके 3 o'clock होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके 9 o'clock होंगे। मैं पेन चेंज करता हूँ ताकि आपको अच्छे से प्रॉपर क्लियर हो, ओके। और यहाँ पे मान लीजिए 12 o'clock है। तो क्या कह रहा है कि अगर मुझे एनेस्थीसिया देना है ना, तो याद रखना 2 o'clock पोजीशन पे, 10 o'clock पोजीशन पे, 4 o'clock पोजीशन पे, एज वेल एज 8 o'clock पोजीशन पे हम लोग सर्वाइकल को ब्लॉक कर सकते हैं। मैं 3 o'clock, 12 o'clock, 9 o'clock और नीचे जो हमारा 6 o'clock, 3, 12 या फिर ऐसे बढ़ते हैं 12 o'clock, 3 o'clock, 6 o'clock, 9 o'clock, इसको हम ब्लॉक नहीं करेंगे। पैरा सर्वाइकल ब्लॉक मतलब कि सर्विक्स को ब्लॉक हम करेंगे कौन कौन पोजीशन पे? 10 o'clock, 4 o'clock, 8 o'clock एज वेल एज 2 o'clock, 2, 4, 8, 10 इसको ब्लॉक करेंगे। किसको ब्लॉक नहीं करेंगे? 12, 3, 6 एंड 9। आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। क्यों 12, 3, 6, 9 o'clock को ब्लॉक नहीं करते हैं? इसलिए ब्लॉक नहीं करते हैं क्योंकि वहां पे प्रेजेंट होते हैं क्या? सर्वाइकल आर्टरीज। देखो यहां पे लिखे हैं ना, सर्वाइकल आर्टरीज प्रेजेंट होते हैं। फिर से डिफिनेशन पढ़ो। पैरा सर्वाइकल ब्लॉक कहां करते हैं? डन इन 2 o'clock, 10 o'clock पोजिशन और 4 o'clock एंड 8 o'clock पोजिशन। अवॉइड 3 and 9 o'clock पोजिशन एज डिसेंडिंग सर्वाइकल आर्टरी आर प्रेजेंट एंड दैट। तो जाहिर सी बात है, अगर 6, 9, 12, 3 अगर इस एरिया को ब्लॉक करने की कोशिश करोगे ना, तो भैया यहाँ पे ब्लड सप्लाई होती है। अगर यहाँ ब्लॉक करोगे तो फिर तो फेरा ही हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है यहाँ तक? ठीक है। क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? वैसोवेगल शॉक हो सकते हैं, परफोरेशन ऑफ द यूट्रस हो सकता है एंड सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस हो सकता है। ये सारे कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, ठीक है, प्रोसीजर का। आई होप सो इतना बात समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं, आप थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लें इसका।
यहाँ पे आप क्वेश्चन दे रखा है, मतलब बताया मैंने, डिसेंडिंग सर्वाइकल आर्टरीज आर पोजिशन एट 3 o'clock एंड 9 o'clock, सो अवॉइड, हम उस रीजन को अवॉइड करेंगे ब्लॉक करने से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे, पहले उसके बाद क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। द इंस्ट्रूमेंट शोन इन द इमेज इज यूज फॉर ऑल एक्सेप्ट, ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेगार्स डायलेटर। तो हेगार्स डायलेटर किसके किसके लिए यूज करते हैं, एक्सेप्ट वन। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, टू मेजर द यूट्राइन लेंथ, दूसरा है टू मेजर द सर्वाइकल लेंथ, टू नो अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द यूट्रस, टू डायलेट द इंटरनल ऑस। तो जाहिर सी बात है हम लोगों ने हेगार्स डायलेटर के बारे में जान रखा है कि डायलेट करने के लिए यूज होता है, ये बात समझ में आ गया। टू नो अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द यूट्रस, यूट्रस के डायरेक्शन को भी जानने के लिए हम हेगार्स डायलेटर्स का यूज कर सकते हैं। टू मेजर द सर्वाइकल लेंथ, सर्वाइकल के लेंथ भी पता चलते हैं इससे। तो एक्सेप्ट पूछ रहा है टू मेजर द लेंथ यूट्राइन लेंथ, यूट्राइन लेंथ इससे मेजर नहीं करते हैं। यूट्राइन लेंथ किससे मेजर करते हैं बताइए, लिख देता हूं मैं। यूट्राइन लेंथ किससे मेजर होते हैं, यूट्राइन साउंड से, यूट्राइन साउंड से, अभी पढ़ाऊंगा मैं इसको। यूट्राइन साउंड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लेंथ ऑफ यूट्राइन को नाप सकते हैं। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस का मतलब क्या होता है, पीछे में अभी पढ़ा था हम लोगों ने। सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस नीचे में देख सकते हो, ये क्या होता है वो मैं बताता हूं। सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस में क्या होता है कि लूजनिंग ऑफ द इंटरनल ऑस, इंटरनल ऑस जो है ना सर्विक्स का, वो लूज पड़ जाता है। तो जरा सोच के देखो कि अगर यूट्रस में कोई भी सबस्टांसेस होगा और इंटरनल ऑस के लूज होने के कारण से यूट्रस में कोई भी सबस्टांस क्या करेगा, फटाक से नीचे की तरफ आ जाएगा, क्योंकि इंटरनल ऑस क्या करती थी, कॉन्स्ट्रिक्ट जितना देर रहती थी वो चीज़ को ऊपर रखती थी होल्ड करके। तो हो सकता है कि माँ के यूट्रस में एक बेबी है, ठीक है, और जैसे ही बेबी का एज बढ़ते जा रहा है, जेस्टेशनल पीरियड ऑफ एज बढ़ते जाएगा और इंटरनल ऑस तो लूज है, तो हो सकता है कि समय से पहले ही बेबी बाहर की ओर निकल जाए सर्विक्स से, क्योंकि सर्विक्स तो लूज हो चुका है ना। दैट इज कॉल्ड सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। तो क्या बोल रहा है कि लूजनिंग ऑफ द इंटरनल ऑस, टू चेक दिस वी पुट द नंबर 8 हेगार्स डायलेटर। कौन सा हेगार्स डायलेटर नंबर यूज करेंगे, नंबर 8 वाले हेगार्स डायलेटर को हम यूज करेंगे। क्यों, चेक करने के लिए कि जो इंटरनल ऑस है वो लूज है कि नहीं। जैसे ही हेगार्स डायलेटर नंबर 8 वालों को अंदर की ओर डालेंगे तो अगर इंटरनल ऑस लूज होगा तो ये आराम से फिट हो जाएगा, लेकिन अगर इंटरनल ऑस थोड़ा सा कंस्ट्रिक्टेड होगा, नैरो होगा, तो ये अंदर की ओर जाएगा नहीं, थोड़ा सा रेजिस्ट करेगा, फोर्स करेगा, अंदर थोड़ा लेट से जाएगा, थोड़ा फोर्सफुली भेजना पड़ेगा मुझे। तो नंबर 8 हेगार्स डायलेटर से आप चेक कर सकते हो कि सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस हुआ है कि नहीं। क्लियर है। when this passes it through the internal os तो रेजिस्ट नहीं करेगा। क्यों रेजिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि लूजनिंग हो चुके इंटरनल ऑस का। तो इंटरनल ऑस लूज है तो जब हेगार्स डायलेटर डालेंगे तो आसानी से अंदर चला जाएगा। अगर रेजिस्ट कर रहा है इसका मतलब इंटरनल ऑस का पोजीशन ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है दैट इज कॉल्ड अ डबल इंडेड यूट्राइन क्यूरेटाज। इसको हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। तो ये आई होप सो जो लेक्चर नंबर हमारा 6 है, ये जो मैंने अभी कवर करा, आई होप सो इतना आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मैं इस लेक्चर्स को चाहता हूँ कि ज़्यादा लेंदी ना करूँ, कुछ लेक्चर्स हो जाते हैं क्योंकि यार टॉपिक भी आप लोग को कवर कराना होता है ना, साथ साथ में थ्योरी पोर्शन भी देखना होता है। तो इसीलिए घबराना नहीं है, साथ बने रहना है, सारे इंस्ट्रूमेंट को अच्छे तरीके से समझेंगे और एक समय ऐसा आएगा कि आप इंस्ट्रूमेंट में बिल्कुल महारत हासिल हो जाएगी आप लोगों को। ठीक है, तो अब जो हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है डबल इंडेड यूट्राइन क्यूरेटाज, इसको हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।